हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। आई होप कि जो पिछली वीडियो गई है उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट की वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत बच्चों ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो आज भी उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अक्सर बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं अपनी कॉपी लिखने में, अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। बहुत बच्चों की कमेंट भी आई है, मुझे पूछा गया कि सर क्या मैं पास हो जाऊंगा, किस तरीके से। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनसे आपको अपना अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने मार्क्स का किस तरीके से करके आएंगे। क्योंकि मैंने भी सीबीएसई बोर्ड में कॉपी चेकिंग की है, तो मेरे को पता है कि किस तरीके से इवैल्यूएटर जो है वो कॉपी चेक करता है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आज पूरा ध्यान दें मेरी इस वीडियो पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि मैंने आपको बताया था कि 25 से 30 जुलाई के बीच रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, लेकिन आज कुछ नया है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं अपडेट आपको करा सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अपडेट रहता है वो ओरिजिनल अपडेट आता है बिल्कुल। ठीक है ना, यानी ये आपका एक विश्वसनीय चैनल है जिस पे आप फुल ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक थम्स अप करके जाएं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट जो है हमारा। देखिए, संभावनाएं किन बच्चों की ज़्यादा रहती हैं। मैं आपको बहुत बातें ऐसी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जरा जाने। मान के चलिए मैं यहाँ क्लास 10th की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ तो सिस्टम कुछ दूसरा है सीबीएसई में, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड की मैं आपको बताऊँ कि एमसीक्यूज आपके आते ही आते हैं। ठीक है, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है ना, और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। कुछ इस तरीके से आपका सिनेरियो बनता है इस एग्जाम्स का, चाहे मैं 10th की बात करूं चाहे मैं 12th की बात करूं। ठीक है, समझने की कोशिश करना और अपने आप को एग्जामिन करना कि किस तरीके से आपने एग्जाम दिया था, किस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देखिए, बहुत बच्चों को जब कॉपी चेक होती हैं तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, इस एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है ना, तो वहां पे ऑप्शन दिए होते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है ना, ए, बी, सी, डी। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वहां अगर एग्जाम्पल पूछे, आंसर आपका हो कि वो पिगमेंट है या वो क्या है या वो कोई ऑर्गेनिज्म है, तो वहां क्या करते हैं बच्चे, मान लीजिए यहाँ ये पिगमेंट है। ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या करके आते हैं, इसको करके आते हैं वहां पे, है ना। बहुत बच्चे क्या करके आते हैं, इसको करके आते हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिगमेंट यानी इस तरीके से जो आंसर होगा मेन वो लिखा होगा। ठीक है ना, मान के चलिए अगर आपके 10 ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं, 10 एमसीक्यू भी आ रहे हैं, अगर आपने उन 10 में से ए, बी, सी, डी, डी तक ही आते हैं। ठीक है, फिर ए, फिर बी, अगर इस तरीके से आपने किया है तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके एक आधा मार्क्स कम भी आ रहा होता है, ठीक है, तो इसमें से मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप लोग खुद समझ जाएं कि ये मान लीजिए ए है तो इसको डी करने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो मैं आपको सिंपल से तरीके से बता रहा हूं कि इसका जो है अगर कुछ बच्चे ने पिगमेंट वाला करके आए तो उनके चांसेस बहुत कम हैं, है ना। वो मतलब एग्जैक्ट अगर आंसर है तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर वो गलत है तो उस पर कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका नंबर आ जाए। ठीक है ना, उस पर कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका नंबर आ जाए, पहली बात। अब आगे चलते हैं। अगर आपने ए लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आपने ए लिखा है, ठीक है, ये ए लिखा है, यहाँ पे आपने ये सी लिखा है, तो ये ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, होशियार हैं आप लोग, क्योंकि आप सब बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड है। मेरी आज की ट्रिक ये ध्यान रखना, आज के बाद अगर कभी भी एमसीक्यू आए तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर अपना मत लिखना तुम, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी ये एग्जामिन किया है, मैंने भी इवैल्यूएट की हैं कॉपीज़। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखते हैं कि उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन और उसमें बहुत बड़ी महाभारत छाप के रख दी। ठीक है जी, बहुत बड़ी महाभारत छाप के रख दी। ठीक है, ये महाभारत नहीं छापनी। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप सबसे पहले जो उसका एग्जैक्ट पॉइंट है यानी रिलेटेड पॉइंट है वो आप रिलेटेड लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो इस रिलेटेड से रिलेटेड है वो लिखिए, और उसके बाद फिर वापस आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लगभग 3 या 4 लाइन का आप आंसर लिख सकते हैं, तो इसमें आपके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं मार्क्स के। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मान लीजिए अगर हमने 4 लाइन लिखी हुई हैं, ये 4 लाइन लिखी हुई हैं,
तो आपका इवैल्यूएटर क्या करता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो क्या करता है, पहली लाइन पढ़ता है। जब पहली लाइन में ही उसको कुछ ऐसी महाभारत नजर आएगी तो उसका मन जो है वो हट जाएगा वहां से आपको मार्क्स देने के चक्कर में। अगर यहाँ पे आपकी 4 लाइनें हैं, 4 लाइन में पहली लाइन आपने एग्जैक्ट लिखी हुई है तो आपके चांस बन जाते हैं कि आपको इसी लाइन पर ही मार्क्स मिल जाए, ठीक है ना। जैसे सीबीएसई में हमारे होता है तो वो इसी तरीके से होता है, वैसे ही आपके हर बोर्ड में होता है चेकिंग, है ना। तो यहाँ जानने की कोशिश करो कि क्या आप ऐसे ही करके आए हैं, है ना, क्या आप ऐसे ही करके आए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन बच्चा कैसा करके आया है। एमसीक्यूज ए बी करके कौन करके आया है, और आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में महाभारत कौन छाप के आया ये भी मुझे बताना। उसके बाद अगर मैं बात करूं 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इस 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। हालांकि 3 या 4 में लगभग आपके 1 पेज या 2 पेज बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के पेज में आपका पता चल जाता है कि बच्चे के पास कितना आता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है, बहुत बारीक बारीक टॉपिक है, आप लोग ना इसको ध्यान नहीं देते, है ना। एग्जाम अटेम्प्ट करने का आपको तरीका नहीं पता, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा आपको सारे वेज किस तरीके से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप अपना हाफ ईयरली एग्जाम कैसा दें, आप अपने पीए के एग्जाम्स कैसे दें, तो आप मुझे बताएं, ठीक है। और एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल रहे थे कि सर आप क्लास 10th के लिए भी पढ़ाइए, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए बच्चों मेरा जो है यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव का है, यहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ आपकी, लेकिन जो एकेडमिक क्लासेज है उसके लिए आप एक चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका मैं दे दूंगा आपको लिंक। अभी नया ही स्टार्ट किया मैंने स्पेशल आपके लिए, बूंद एजुकेशन के नाम से। इस बूंद एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें फिलहाल एक ही वीडियो है, लेकिन धीरे धीरे आपकी रेगुलर बेसिस पे आपको 6 to 12 की वीडियो आपको इस पर मिलेंगी, ठीक है। और जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, दोनों बच्चों की 6 to 12 यानी एकेडमिक क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। मेरा ही बिल्कुल चैनल आर्ट लगा हुआ है इस पर, कपिल चौधरी, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे इसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा वो कर ले। उसके बाद में पहला क्वेश्चन ये होगा, किसके चांसेस बड़े हैं पास होने के। एमसीक्यूज वालों, अगर आपने लिख डाले हैं आंसर एग्जैक्ट वाले, तो फिर अगर वो गलत हैं तो कोई नंबर नहीं देने का उन पर, ठीक है ना। अगर आपने ABC करके लिखा है तो मान के चलिए 50% चांसेस बढ़ गए। अगर आपके मान लो थोड़ा सा मैथ समझिए आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 20 मार्क्स में से आपको स्कूल देता है 15 से 20, ठीक है ना, 15 से 20 देता है। चाहे कोई कितना भी ठप बच्चा हो, 15 से नीचे नहीं मिलते, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चाहे कोई कितना भी नल हो, आप लोग समझ सकते हैं। जो थोड़ा अच्छा बच्चा है 20 नंबर, समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। या फिर आपके ऊपर टीचर का हाथ हो तो भी आपके 18-19 आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग समझ लें कि आपके ऊपर टीचर का हाथ है या नहीं है। दूसरी बात, अगर मोस्ट टैलेंटेड हैं आप तो आपके 20 मार्क्स हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, भले ही आपने ट्यूशन लगाई नहीं लगाई, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 है। वैसे सभी ऐसे नहीं होते, मैंने तो 20 मोस्टली बच्चों को दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका 15 से 20 मार्क का है, मान लो 15 आ गए, आप मिनिमम मान के चलते हैं, तो यहाँ पे आपको चाहिए 18 मार्क्स। अब अगर मान लो आपके 16 नंबर भी आ रहे हैं ना, और आपने एमसीक्यू अपने कर रखे ABC, तो भाई साहब आपके चांसेस बढ़ गए पास होने के, ठीक है। नहीं ज़्यादा डीपली मेरे से मत पूछो तुम, ठीक है, आपके चांसेस बढ़ गए पास होने के। उसके बाद किन को खतरा है ज़्यादा, भाई साहब मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर और उससे पहला मैंने पूरा एग्जामिन किया, पूरा ऑब्जर्व किया कि पिछले साल कितना रिजल्ट रहा, उससे पिछले साल कितना रिजल्ट रहा। तो मोस्टली बच्चे 10th में तो पास ही हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास एक नियम है, ये 18-20 वाला है ना, 18 और 15 वाला, 13 और 20 वाला, ठीक है ना, और 20 और 13 वाला। अगर किसी को 20 नंबर मिले हुए हैं ना तो 13 नंबर ले आओ, पास हो जाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है सबके। अगर यहाँ पे 20 नंबर है उत्तराखंड बोर्ड में और यहाँ पे 13 नंबर थ्योरी में आ गए 80 में से, तो आप पास हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रही है। उसके बाद मेन जो बात है, मेन जो मुद्दा है मेरा, वो 12th को लेकर के है। अब 12th देखो, 12th का केस क्या है। 12th का 70 मार्क्स का पेपर और आपका 30 मार्क का प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में से मान लो उसके 10 नंबर आ गए तो वो पास है, अगर 9 आ गए तो वो फेल। वैसे कोई करता नहीं फेल, कोई नहीं करता, स्कूल आपको फेल नहीं करेगा प्रैक्टिकल में,
ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अगर आपने फाइल भी बनाई है, आपने थोड़ा वाइवा भी दे दिया तो भी आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मैटर ये है कि यहाँ पे आपको 23 लाने पड़ेंगे जी, क्योंकि 10 तो यहाँ आ गए। अब 10 यहाँ आने का मतलब ये है कि मेन तो यहाँ पे वैसे 11 ही होते हैं, क्योंकि 30 का जो है 33% होता है, ठीक है। तो यहाँ 11 मार्क्स आ गए, तो यहाँ पे आपको 23 लाने पड़ते हैं, तो 23 और 11 मिला करके ये 34 हो जाते हैं। अगर यहाँ 33 भी आते हैं तो भी आप पास हैं, ठीक है ना, तो भी आप पास हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको 25 से लेके 25 तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको 23 से लेके 30 तक की श्रेणी में रखा जाता है 12th क्लास में, 23 से लेके 30 तक। अगर कोई ज़्यादा ठप बच्चा, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है अपने टीचर से, ठीक है, और आपने कुछ अच्छा मेहनत किया है, आपने अपने चार्ट वगैरह बनाए हैं, मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ केस है कि यहाँ 23 अगर नंबर नहीं आए, यहाँ पे आपको अगर 21 आ गए यहाँ पे, तो फिर भी आप उसी MCQ वाले फॉर्मूले का यूज़ करें भाई, क्योंकि आपके चांसेस रहते हैं, आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहले आप जो काम की चीज़ें वो लिखिए, उसके बाद जो काम की चीज़ों से रिलेटेड है फिर आप उसको लिखिए, ठीक है ना। और फिर अगर आप कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं उसको लिख दे, फिर वापस आके आप वही मेन बातें आप उसमें लिखिए, क्योंकि बीच में ध्यान बहुत कम जाता है, मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ध्यान देते हैं, सभी स्टार्टिंग में ध्यान देते हैं, वैसे तो देखिए तो सारी जाती है, लेकिन अगर उसमें आपने मान लीजिए ये आपने इतनी बड़ी बना दी श्रेणी, इतनी कॉपी भर दिए, है ना, इसमें ये लाइन लिखी हुई है, तो अगर ये लाइंस आपकी स्टार्टिंग की सही है तो इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और बेसिकली अगर आपने अगर कोई टीचर है उसने ध्यान नहीं दिया तो बेसिकली मार्क्स भी फुल मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपने रिलेटेड लिखा हुआ है, रिलेटेड भी, तो आपके मार्क्स बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। टीचर कोशिश करता है कि मार्क्स दे पाए, ठीक है। देखो मैं किसी ऐसे की तो बात कर नहीं रहा हूँ जो घर से लड़ाई वड़ाई करके बैठा हो, तो वो बात अलग है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगा। दूसरे बात, रिजल्ट की डेट जो है, रिजल्ट की डेट को लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, रिजल्ट की डेट कब आएगी। 25 से 30 जुलाई का टाइम दिया हुआ है आपको, 25 to 30 जुलाई, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा ये है कि या तो रिज़ल्ट आपका आएगा 26 में या 27 में या फिर 30 में, ठीक है। 26 को कम चांसेस हैं, 27-28 को ज़्यादा हैं, ठीक है ना। 25 में तो आएगा नहीं, ये तो मुझे पता है, मतलब मुझे एक अनुमान हुआ अपने अंदर से, क्योंकि मैं भी जानता हूँ। तो 26 को तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन 27, 28 और या 30, इन तीनों डेट में से किसी भी एक दिन रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है कि 12th का या 10th का अलग अलग आए, लेकिन पहले से जैसे होता रहा है कि भाई एक ही दिन आता है। तो मैं सभी बच्चों को कहूँगा, जिस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूंद एजुकेशन आपके लिए एक नई खुशखबरी है, क्योंकि उस पर आपकी रेगुलर जो एकेडमिक क्लासेज हैं 6 to 12, मेन मैं साइंस की वीडियो डालूंगा अभी उसमें, क्योंकि मैं साइंस का ही टीचर हूँ, आपको पता है, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपने पिछली वीडियो को सपोर्ट किया, ऐसे आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।